ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। अब जरा बात उस रिपोर्ट की भी करते हैं जिस पर भारत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। 2 दिन पहले रिपोर्ट आई, बल्कि 1 दिन पहले, और इस रिपोर्ट में भारत समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हंगर इंडेक्स क्या है, कितने लोग हैं जो भूखमरी की जिंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको खाना नसीब होता है, और इसका जरिया क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सामने आया था और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारतीय हुकूमत, भारतीय निज़ाम और यहाँ के सिस्टम पर सवाल इसलिए उठाए थे क्योंकि कहा था कि भारत उन तमाम छोटे ममालिक से भी निचले दर्जे पर, निचले पायदान पर चला गया है जहाँ पर जो भूखमरी की इस वक्त ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं या भूखमरी का शिकार हैं उनकी करोड़ों में तादाद है और छोटे ममालिक की हालत भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमने देखा बहुत सारे ममालिक जिनका ग्लोबल इंडेक्स ऊपर आया था, मगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट को भारत की तरफ से बयान जारी करके मुस्तरद कर दिया गया और कहा कि वो संगीन तरीकाकार के मसाइल से दोचार न सिर्फ है बल्कि आबादी के लिए जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए जाने थे या कोशिशें की जा रही थी उनको जानबूझकर नज़रअंदाज इस इंडेक्स में किया गया है। पहली बात ये इस बयान में कही गई है। दूसरी, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की जो वजारत है उसने बयान जारी किया और इस बात पर जोर दिया कि ये कौम के तौर पर हिंदुस्तान की छवि को दागदार करने की मुसलसल दूसरी कोशिश है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ था। यह हंगर इंडेक्स पर रिएक्शन भारत सरकार का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट में भारत 121 ममालिक में 107वें नंबर पर है, जिनमें बच्चों की बर्बादी की शरह या भूखमरी की शरह जो है वो 19.3% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी 121 नेशंस थे, भारत का रैंक जो 107 था। एक ऐसी कौम के तौर पर हिंदुस्तान की छवि को दागदार करने की कोशिश के तौर पर भारत सरकार ने इसे करार दिया और कहा कि जो अपनी आबादी की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ या ग़िज़ाइयत की जो ज़रूरियात हैं, खाने पीने की जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत है, मुमकिन जो इक़दामात या कोशिशें हैं उनको नज़रअंदाज इस रिपोर्ट में किया गया है। और गलत मालूमात जो सालाना जारी की जाती हैं इस बयान के जरिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पहचान इससे मालूम होती है। भारत सरकार का रद्द-ए-अमल बताता है। बयान में यह भी भारत सरकार ने कहा कि इंडेक्स भूख का एक गलत पैमाना है और संगीन तरीकाकार के मसाइल से भी दोचार है। वहीं मजीद इसकी निशानदेही जब करते हैं तो पता ये चलता है कि इंडेक्स के हिसाब के लिए इस्तेमाल किए गए 4 में से 3 ऐसे इशारे जो बच्चों की सेहत से मुतल्लिक हैं और ये पूरी आबादी की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, ये भारत सरकार कहती है। यानी अगर बच्चों का जिक्र है तो फिर पूरी आबादी इसमें कैसे आते हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, ग्लिचेस इसमें है। ये सरकार का बयान है। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार या आबादी के तनासुब का जो चौथा और सबसे अहम इशारे का तखमीना भारत सरकार बताती है वो लगाया गया है 3000 के बहुत छोटे नमूने पर किए गए रायशुमारी पर मबनी है। लिहाजा पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है वो इस कम सर्वे से या कम आदादोशुमार से पता नहीं चल सकता। यही बयान बताता है कि रिपोर्ट न सिर्फ ज़मीनी हकीकत से मुनक़ता है, दूर है, बल्कि हुकूमत की जानिब से आबादी के लिए खुराक की हिफाजत को जो इक़दामात उठाए गए हैं, जो कोशिशें की गई हैं, उनको भी नज़रअंदाज करने का इंतखाब इस इंडेक्स में किया गया है। खासतौर पर कोविड वबाई मर्ज के दौरान जो कुछ कोशिशें हुई हैं, निशानदेही की गई है भारत सरकार की तरफ से, वो दर्जाबंदी को ऊपर ले जाने के बजाय इंडेक्स जानबूझकर नीचे ले जा रहा है और आबादी के तनासुब के तखमीने की बुनियाद पर 16.3% जो POU था उसको भी कम करके बताया गया है और इस बार 3% उसमें इजाफा किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का तखमीना जो कि गेल्फ वर्ल्ड पूल के जरिए कराए गए फूड इनएक्सिबिलिटी एक्सप्रेसिव स्केल यानी FIES सर्वे मॉड्यूल पर भी मबनी है, जो सर्वे किया गया जिसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई। इसमें 300 जवाब दहिंदगान के नमूने जो सामने लाए गए, सबके जवाब लिए गए। 8 सवालात थे और सब लोगों की राय ली गई, सर्वे किया गया, जिससे ये पता चला कि दुनिया भर के कितने ममालिक इस वक्त हैं जहां पर भूखमरी ज्यादा है, बच्चे इसमें सबसे ज्यादा हैं। और सिर्फ गलत ही नहीं, इसे गैर इखलाकी भारत सरकार ने करार देते हुए कहा कि ये रिपोर्ट वाज़े तासुब का शिकार है। अब बात ज़रा रूस की भी करते हैं, क्योंकि रूस के अंदर एक रज़ाकाराना 2 रज़ाकाराना फौजियों की जानिब से फायरिंग की गई हैं, गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में 11 फौजी हलाक जबकि 15 जख्मी हुए हैं। ये दरअसल बेलारूड
जो बेलागोरोड रीजन है रूस का, वहाँ पर एक जो है ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पर जो रज़ाकाराना तौर पर फौज में अफवाज में शामिल हो रहे हैं, उनकी जानिब से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी, तरबियत दी जा रही थी। और वहाँ पर 2 रज़ाकार फौजियों ने गोलियां चलाई अपने साथियों पर, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक जबकि 15 जख्मी हुए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ये जहाँ पर ये तरबियत उन्हें दी जा रही है यूक्रेन के करीब एक रूसी मिलिट्री फायरिंग रेंज है जहाँ पर उन्हें तरबियत दी जा रही थी, जिसके बाद ही ये वाक़या पेश आया जहाँ पर इन फौजियों ने फायरिंग की और उसमें 11 अफराद हलाक जबकि 15 जख्मी हुए हैं। और इन जख्मियों को फौजी अस्पताल जो वहाँ पर नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया। और इसके साथ साथ ही रूस की जानिब से इसे शिद्दत पसंदाना वाक़या जो है वो करार दिया गया है रूस की जानिब से। लेकिन ख़बर ये है कि फ़िलहाल इस वाक़े में 11 अफराद हलाक जबकि 15 जख्मी हुए। उन्हें जब तरबियत दी जा रही थी तो तरबियत के दौरान ये वाक़या पेश आया जहाँ पर 2 रज़ाकाराना फौजियों ने फायरिंग अपने साथियों पर की, जिसके नतीजे में 11 हलाक और 15 जख्मी हुए हैं। रूस का हम आपको बता रहे हैं जहां पर सूरत हाल पहले खराब थी, लेकिन अब एक ट्रेनिंग कैंप के अंदर भी फायरिंग हुई है और इस फायरिंग ने एक बार फिर से कई लोगों की जान ली है। 11 लोग हैं, इनमें ज्यादातर फौजी हैं और 15 लोग अभी तक जख्मी हुए हैं। हालात इंतहाई संगीन हुए हैं और बताया ये जाता है कि तरबियती सेशन के दौरान ये फायरिंग हुई है। अब ये जानबूझकर की गई है क्या है, और मुसल्लह अफराद का ताल्लुक सोवियत रियासतों से बताया जाता है। ये यानी ट्रेनिंग सेशन में बाहर के लोग घुसे। रूसी हुकाम ने इस हमले की न सिर्फ जिसे शिद्दत पसंदाना कार्रवाई करार दिया, बल्कि ये भी टॉस का कहना है कि ये जो कार्रवाई सुबह सुबह की गई है फौजी तरबियती ग्राउंड में, इस तरह का हमला करना या इस तरह की कोशिश को अंजाम देना जहां पर 11 लोगों की जान चली गई है, ये दहशतगर्दी से कम नहीं है, जो रूस का सबसे पहला सरकारी बयान इस पर सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, बात जरा उस इदारे की भी करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिना सर के काम कर रहा था और कहीं ना कहीं तकलीफ पूरे जिस्म को थी। और बज़ाहिर लगता है कि इस इदारे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ही सही अब सिस्टम की मजबूती के लिए भी काम करना होगा, जिसके लिए एक कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा। बात जरा बोपी के हवाले से भी करते हैं। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो इदारा काम करता है वो हम देख रहे थे कि एक तवील मुद्दत से जम्मू कश्मीर के अंदर बिना सरबराह के काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर जो नई जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, जो कि आर.के. गोयल हैं। राजकुमार गोयल इनका पूरा नाम है। दाखिला महकमे के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर थी, अब जाकर उनको क्लियर किया गया है कि वो इजाफी चार्ज इसका न सिर्फ संभालेंगे बल्कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो भी प्लान्स बनेंगे जिस हिसाब से वो जिम्मेदारी सारी की सारी इन पर होगी, वो कैसे आगे इस सिस्टम को चलाते हैं। राजकुमार गोयल जो कि चेयरमैन बनाए गए हैं, जिन्हें इजाफी चार्ज दिया गया है चेयरमैन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जे.के. बोपी का, और सेक्शन 4 का सहारा लिया गया है। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्ट 2002 का सरकार की तरफ से यहाँ पर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आर.के. गोयल को, जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, होम डिपार्टमेंट में इस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनको बतौर चेयरमैन यहाँ पर जिम्मेदारी अपनी देनी होगी। और जीएडी की तरफ से इस सिलसिले में ताज़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तवील मुद्दत से बोपी का चेयरमैन नहीं है, तब तक जब तक नया चेयरमैन मिलता है ये इंतज़ार और भी तवील हो रहा है, तो उस इंतज़ार को फिलहाल थोड़ी देर खत्म करने के लिए कामकाज आर.के. गोयल को सौंपा गया है, जो बोपी के चेयरमैन का इजाफी चार्ज संभालेंगे। जीएडी की तरफ से ताज़ा हुक्मनामे में ये क्लियरेंस दी गई है। चलिए तो नाजरीन बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी करते हैं, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर का मामला है जो चंद रोज़ कबल ही उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया है और साथ ही साथ अब बाज़ाब्ता तौर पर 21 अक्टूबर को वहां पर वोटिंग होगी मेयर और डिप्टी मेयर के हवाले से। और इस सिलसिले में अब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो है नामों का अब जो है ऐलान करेगी। बाज़ाब्ता तौर पर जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और उन उम्मीदवारों में फिलहाल जो है 4 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ज़राए के हवाले से जो खबर आ रही है कि 4 नामों का फिलहाल जो नाम आ रहे हैं, जो मेयर, अगर मेयर की बात करेंगे तो मेयर के लिए राजेंद्र शर्मा और
नीरज पुरी जो है वो बतौर मेयर, उसके साथ साथ ही बतौर डिप्टी मेयर, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे प्रमोद कपाही और बलदेव सिंह, उन्हें बतौर मेयर के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है। मगर इस सिलसिले में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग, उनकी जानिब से वो जम्मू का दौरा करेंगे और वहाँ पर इस सिलसिले में पहले मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामात का जायज़ा लेंगे। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि इस मेयर और डिप्टी मेयर पोस्ट के लिए, इन ओहदों के लिए जो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी शायद इसमें वो हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ ये खबर आ रही है कि इस सिलसिले में पहले मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ही अब बाज़ाब्ता तौर पर नामों का ऐलान भी किया जाएगा, क्योंकि 21 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए वोटिंग होगी। ये इंतज़ार जो है वो 20-21 तक तकरीबन ख़त्म होगा। फिलहाल हमें इस बात का भी इंतज़ार करना होगा कि फाइनल नाम कौन से होंगे और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी JMC के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए जो उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है और आज़ाद उम्मीदवार भी इन ओहदों के लिए इंतखाब लड़ने का फैसला कर चुके हैं, जो कि 21 अक्टूबर को होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि इस बार जो थोड़ी सी आप तब्दीली देखेंगे वो बीजेपी के आला ज़राया ये बताते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार का जो इंतखाब है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और 4 काउंसिलरों के नामों से किया जाएगा। और इसलिए रियासती जो यूटी के अंदर जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सदर हैं रविंद्र रैना, उन्होंने काउंसलर्स से बातचीत की और उनके राय लेने के बाद अपनी रिपोर्ट मरकजी क़यादत को भेज देंगे। इधर कौमी सदर पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा जिन्हें आप कहते हैं, वो कौमी जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज तरुण चुग को इख्तियार देंगे और 16 अक्टूबर यानी आज जम्मू ज़राए के मुताबिक तरुण चुग जाएंगे और बीजेपी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन जो नए मेयर हैं और डिप्टी मेयर हैं उनकी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। 16 अक्टूबर को बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं 17 अक्टूबर को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 21 तारीख को होगा, जिसके बाद आप देखेंगे कि जम्मू के अंदर दोनों नए जो नुमाइंदे हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर ये याद दिलाना आपको ज़रूरी है कि JMC यानी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुंतखब जो काउंसलर्स थे उनको 5 साल मियाद अगले साल वो ख़त्म हो रही है। ऐसे में जो भी नया मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा इसकी मुद्दत सिर्फ 9 से 10 माह होगी। नए मेयर और डिप्टी मेयर को मुख्तसर मुद्दत के लिए काम करने का मौका मिलेगा और कॉर्पोरेशन इंतखाबात के अलावा बीजेपी जो आइंदा असेंबली इंतखाबात हैं इनमें भी नए मेयर और डिप्टी मेयर की तस्वीर का फ़ायदा उठाना चाहेगी, जिसके लिए कोशिशें और तेज़ कर दी गई हैं। और आला ज़राए जो पार्टी के बताते हैं कि आज तरुण चुग जम्मू जाएंगे, जो इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर में पार्टी के बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज के तरुण चुग जो जम्मू में जाकर पार्टी लीडरान से बात करने वाले हैं। नए मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों का वो खुद ऐलान करेंगे। ताहम इस बीच बलदेव बलोरिया, प्रमोद कपाही, राजेंद्र शर्मा जो गौहर ने आपको बताया है और नीरज पुरी जो चौथा नाम है बीजेपी से मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों को के जो मजबूत दावेदार हैं, ये आने वाले 9 से 10 महीनों तक JMC का सिस्टम चला सकते हैं, चलाने के अहल हैं। काफ़ी वसी तजर्बा इन सभी का माना जाता है और अब इंतज़ार इन्हीं लोगों का किया जा रहा है। ताहम दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ चूँकि उस पर के पास नंबर्स कम है, मगर ये ज़रूर है कि बीजेपी के साथ शायद कहीं ना कहीं वो भी एक बार फिर से 36 का आंकड़ा कह रहे हैं कि वो दिखाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए आप देखेंगे तब्दीली शायद ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि नया चेयरमैन और जो नया मेयर है और डिप्टी मेयर है वो बीजेपी की तरफ से इस बार जो बनाने की पूरी तैयारी है उसमें शायद वो कामयाब भी पूरी तरीके से नजर आए और नए दोनों चेहरे आपको 9-10 महीनों के अंदर सिस्टम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वक्त कम है। काउंसलर्स आइंदा बरस उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी जो मियाद है, तो उसके बाद नए सिरे से इंतखाबात होने हैं, फिर नया चेयरमैन आपके सामने होगा, काउंसलर्स नए होंगे, मेयर नया होगा, डिप्टी मेयर्स नए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा एक और सरकार के फैसले की भी करते हैं जिससे कामकाज को और बेहतर करने की कोशिश है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से एक और अहम कदम उठाया गया है और अब मज़ीद क़वानीन में थोड़ी सी तब्दीली हुई है, तरमीम की गई है और इन सब के बीच में सरकार की तरफ से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसने ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली के लिए चार्जेस की जो शरह थी उसको कम करने का फैसला किया है और मास्टर प्लान हो या जोनल प्लान हो, इसमें इजाज़त के मुताबिक ज़मीन के इस्तेमाल के लिए चार्जेस की वसूली के लिए स्कीम में जो ऑलरेडी स्कीम चल रही थी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, उसमें तरमीम ज़रूर की है, लेकिन कामकाज इससे भी बहुत हद तक मुतासिर हुआ है जो हमारे पास जानकारी है, क्योंकि जो दरख्वास्त दहिंदगान है
उनको बड़ा रिलीफ देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। जो लोग इस स्कीम के तहत अप्लाई करते हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज के सामने, डिपार्टमेंट के सामने हुकूमत ने इस बारे में मुतल्ला किया है कि ज़मीन के इस्तेमाल का अब जो मुख्तलिफ इस्तेमाल की अक़साम के लिए अलग से हिसाब लगाया जाएगा। अगर एक प्लॉट एक से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए जो ज़मीन की कीमत है उस पर न सिर्फ गौर किया जाएगा, बल्कि इस्तेमाल की किस्म के लिए कौन सी ज़मीन कब कैसे इस्तेमाल की जाती है ये भी बहुत हद तक मदद करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो या सबसे ज़्यादा कीमत, उसका निस्फ, जैसा कि मौजूदा साल के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस रूल्स 2011 हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और ज़मीन के इस्तेमाल की एक तरह से मुआवजा कह लीजिए, एक जो शरह थी वो कम करने का फैसला लिया गया है। जो रूल्स थे 2011 के उनमें तरमीम की गई है। दूसरी बात आपको ये भी बताएं कि सरकार का जो इसमें तर्क है, मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस जो हैं या उसके रूल्स 2011 के मकामी इलाके पर नजरसानी के तहत इनको मुतल्ला किया गया है, इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और वो अथॉरिटी जिसके ज़मीन के इस्तेमाल के लिए चंद दीगर तरमीम करनी ज़रूरी थी, इस सिलसिले में सरकार मानती है कानूनी हुक्मनामा जो SO 518 है उसको मुतल्ला किया गया है, जो कि सेक्शन 11A के ज़रिए जो अख्तियारात हासिल हैं इसमें इस्तेमाल किया गया है। और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 का भी हवाला दिया गया है मुतलका हुकाम की जानिब से। और ज़मीन का इस्तेमाल कैसे कब क्या होगा, उसकी शरह जो होगी उसको कम करने का फैसला, अब इसको इस तौर पर भी इस तरीके से भी देखा जा रहा है क्योंकि वो तमाम लोग जो मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमें जो इस डिपार्टमेंट के पास यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन पर इजाफी बोझ भी पड़ता था। जो लोग एप्लीकेंट्स होते थे, जो दरख्वास्त दायर करते थे कि उन्हें कहीं पर ज़मीन चाहिए, फिर वहाँ पर उन्हें काम करना है या मुआवजे की बात थी तो शरह उस पर ज़्यादा होती थी, वो कम करके सरकार मानती है कि उन दरख्वास्त दहिंदगान को उनने बड़ा रिलीफ दिया है जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते थे या स्कीम के तहत कहीं पर अप्लाई करते थे। तो एक बड़ी तैयारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बहरहाल स्कीम से आने वाले वक्त में कोई तब्दीली उस सिस्टम में होगी जहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से उन तमाम लोगों को जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात होती है। वो क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आने वाले दिनों में आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि मुख्तलिफ रूल्स या जो कवायद थे उनमें तरमीम करके नए रूल्स को मुतारिफ कराया गया है। अब बात ज़रा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की हो रही है, तो निज़ाम को मौसर बनाने के लिए गौहर इंतज़ामी सेक्रेटरीज से भी कहा गया है कि वो भी इस वक्त कमर कस लें। आने वाले दिनों में चूँकि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत या जो मरकज़ी वज़रा जम्मू कश्मीर में हैं, जो प्लान बनेंगे उनको हिकमत अमली के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जीक्यूट भी किया जाना चाहिए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की। बिल्कुल, जिस तरह से बैक टू विलेज का अब चौथा मरहला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रहा है 27 अक्टूबर से, और 27 अक्टूबर से पहले ही कल बाज़ाब्ता तौर पर कल से अब 26 अक्टूबर तक जन अभियान जो इंतज़ामी की जानिब से सभी अफसरान को हिदायत दी, सभी महकमों के अफसरान को हिदायत दी गई हैं कि इसके कबल जिस तरह से बैक टू विलेज का चौथा मरहला 27 अक्टूबर से शुरू होगा, उससे पहले ही अपने अपने जो महकमे हैं वहाँ पर देखिए कि क्या क्या काम करने होंगे, क्या कुछ काम पेंडिंग तो नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पर इसका एक लिस्ट तैयार किया जाए और साथ ही साथ उस पर काम करने की ज़रूरत है और उस पर काम किया जाए। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान जिस तरह से कहा गया है, अफसरान को हिदायत दी गई है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान जो भी लोगों के मसाइल होंगे, मुश्किलात होंगे, वो ज़मीनी सतह पर हल होने चाहिए क्योंकि लोगों के मसाइल और मुश्किलात जो हैं पिछली जो 3 मरहले इसके हुए बैक टू विलेज के, कहीं ना कहीं अगरचे कई इलाकों में लोगों के मसाइल हल हुए, लोगों के मुश्किलात दूर हुए, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि शायद उनके जो मामले हैं, शायद उनके जो मसले हैं वो अभी तक हल नहीं हुए। अगरचे कुछ मामले हल हुए लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे मसले हैं जो अभी तक बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान हल नहीं हुए। लेकिन अब LG की जानिब से सभी अफसरान को ये हिदायत दी गई हैं कि इसे अश्योर किया जाए, इसे यकीनी के साथ इस पर ध्यान दे कि जो भी लोगों के अब मसाइल होंगे वो इसमें जो है हल होने चाहिए क्योंकि अब लोगों को मज़ीद मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। इस सिलसिले में पहले ही अब जो है अफसरान को ये हिदायत दी गई है। उन अफसरान को जिनको आपको याद होगा कि जब बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हुआ था तो डिप्टी कमिश्नर से लेकर हमने देखा था BDO तहसीलदार को गांव-गांव जाने के लिए और जहां-जहां पर सहूलियात का फुकदान है, गांव की जिंदगी या देहात के अंदर कैसे कामकाज चलता है, उस बात का एहसास दिलाना इस प्रोग्राम का मकसद था। जिसके बाद ये लोग
और सीरियस कामों में नजर आए थे। लेकिन इस बार का जो जिम्मा है, चूंकि अभी मरकजी वुज़रा है, पिछले प्रोग्राम में जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 1 था जनवरी 2020 में, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में 2021 में जो काम काज करने थे, बैक टू विलेज प्रोग्राम से कबल हमने देखा था कि एक पेशरफ्त हुई थी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 2, जिसमें 100 से ज्यादा वुज़रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख गए थे। वो पहले 2 मराहिल में कितना काम हुआ वो जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, इस बार कितने प्लान होंगे, और जो मरकज की वजारतें हैं उनके दायरे अख्तियार में जो चीज़ें होंगी वो दिल्ली से होंगी, और जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया कर सकती होंगी, जो वहाँ की जिम्मेदारी होगी, वो उन्हें सजेस्ट किया जाएगा, रिकमेंडेशंस उनके पास जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हुए हैं उनमें कितना काम हुआ है, वो इस बार जो रिजल्ट है वो तैयार करके मरकजी वजारतों के पास आएगा। बिलखुसूस उस पर जो गृह मंत्रालय जिसे आप कहते हैं वजारत दाखिला, या फिर इसके अलावा पीएमओ में वो कामकाज जाएगा, उस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन दौरों के खत्म होने के बाद आगे क्या होगा, वो जिम्मेदारी लोकल ऑफिसर्स की होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इसीलिए कमर कसने के लिए उन तमाम लोगों को कहा गया है जो इंतजामी सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि वो निचले स्तर पर इस प्रोग्राम को मजबूत बना सकते हैं जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है। अब बात जरा उस बीजेपी लीडर की भी करते हैं जिससे खुद भारतीय जनता पार्टी नाराज नजर आ रही है, और इस खबर में बड़ी बात यह है चूंकि प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली से एमपी हैं, और पिछले दिनों एक बयान इनका सामने आया जिसमें इन्होंने एक कम्युनिटी से, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके की रैली थी, जिस तरह का माहौल था, जिस तरीके से आमतौर पर बोलते हैं, बेतुके बयान और अपने बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, उससे साफ अंदाज़ा था कि निशाने पर मुसलमान थे। लेकिन उनके बयान के फ़ौरन बाद जहां पर पार्टी सदर की तरफ से उनसे नोटिस भी उन्हें सर्व किया गया और पूछा गया कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया है, ये ज़रूर आप एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन पार्टी को दे। लेकिन जो बीजेपी के अंदर हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि पार्टी भी काफ़ी नाराज़ नजर आ रही है। अगरचे अभी तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ज़रूर जवाब तलब करने के बाद विद इन द पार्टी ये कंसेंसस बन रहे हैं कि इस तरीके से जो बयानात दिए जा रहे हैं, किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ओपनली रैलियों में थ्रेट किया जा रहा है, और एक कम्युनिटी से जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है किसी एक मुल्क के अंदर, उससे ओपनली बॉयकॉट की बात होती है, सर कलम करने की बात होती है, उसके खिलाफ भी अगर अभद्र टिप्पणी होती है, इस तरह के बेतुके और ये जो मुतनाज़ा बयान दिए जाते हैं, तो पार्टी में कम से कम इसके लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी सख्त इसकी मुखालफत कर रही है, और शायद ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में परमेश वर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि मौजूदा वो सिस्टम का हिस्सा हैं, एमपी हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनकी रही है। लेकिन अब जाकर गुजरात इंतखाबात से पहले जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, एक रैली के दौरान थ्रेट किया था, विद इन द पार्टी नाराजगियां गौहर खबर है कि बढ़ रही है। बिल्कुल, प्रवेश कुमार की जानिब से हाल ही में एक तकरीब के दौरान जहां उन्होंने जो स्पीच दिया था वो मुसलमानों के खिलाफ दिया था, उसके बाद ही अगरचे भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इस हवाले से कोई वजाहती बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस बयान को लेकर काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। उन्होंने जहां पर एक तकरीब के दौरान कहा कि मुसलमानों का बाइकाट करना चाहिए, साथ ही साथ उनकी दुकान जो है वहां पर कोई चीज़ न लाई जाए बाज़ाब्ता तौर पर। उन्होंने उसके बाद ही अगरचे उसके खिलाफ अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन ये सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आला क़यादत है वहां पर नाराजगी पाई जा रही है, और माना जाता है कि शायद इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। प्रवेश कुमार जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक बयान दिया था, और इस बयान को लेकर आला क़यादत में नाराजगी पाई जा रही है, और इंतखाबात आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के एक फैसले की भी करते हैं, क्योंकि फैसला तो अभी बाद में होगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी जवाब दिया जाना है। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की खुसूसी बेंच इस मामले पर समाअत कर रही थी। मामला पहुंचा था एक PIL के जरिए अदालत के अंदर। वेटलैंड्स का केस भी था, वेटलैंड्स के ताल्लुक से भी बात थी, लेकिन ये चीज़ भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे वेटलैंड्स के साथ साथ जो
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला था वो हल नहीं हो रहा है। माजी में भी इस पर सवालात काफी ज्यादा उठे और मौजूदा वक्त में सरकार के पास हिकमत अमली क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी इंतजामिया के पास है। जवाब के लिए कुछ दिन इंतजामिया के पास बचे हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर इस पर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी और जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जिनकी तरफ से सरकार को जरूरी हिदायत दी गई और सरकार के पास निजाम में क्या है इस वक्त, उस पर भी सरकार ने अपनी बात रखी है। इस खुसूसी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के अफसरान को हिदायत दी है कि वो जम्मू कश्मीर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस कचरे के इंतजाम के अमल से निपटने के लिए मजीद अमली इकदाम करें। इसके साथ ही महकमा सेहत को भी अस्पतालों के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उठाए गए इकदाम पर 10 दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है। इस अहम मामले की अगली समाअत 10 नवंबर 2022 को होगी। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी की बेंच ने मफाद आमा में दायर एक अर्जी की समाअत करते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नरों, अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू और श्रीनगर के डायरेक्टरों के साथ साथ डायरेक्टर्स की तकर्री की। दोनों सूबों के महकमा दही तरक्की को अपने अपने दायरा अख्तियार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए उठाए गए इकदाम से 3 हफ्तों के अंदर आगाह करने की हिदायत दी गई। अदालत ने कमिश्नर सेक्रेटरी, महकमा सेहत और तिब्बी तालीम हुकूमत जम्मू कश्मीर को यह भी हिदायत दी कि वो एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अस्पतालों और दीगर मुंसलिक अस्पतालों से ठोस और तिब्बी फजले की अलहदगी जमा करने और नकलो हमल के लिए उठाए गए इकदाम की तफसीलात शामिल हों। अदालत ने मुल्क के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल यानी DSGI ताहिर मजीद शमसी को भी हिदायत दी कि वो जम्मू कश्मीर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मकसद के लिए मरकजी हुकूमत की हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत की तरफ से फंड जारी करने के बारे में जवाब दाखिल करें। जम्मू कश्मीर व लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने PIL पर होने वाली समाअत में हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इस साल 12 अगस्त के हुक्म की तामील में दाखिल करदा हलफनामे का नोटिस लेते हुए कई हिदायत जारी की ताकि ठोस हिकमत अमली अगर है तो इस पर जवाब दाखिल किया जाए। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी की बेंच ने कहा कि वो महसूस करते हैं कि मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की हुकूमत के मुतल्लिका हुकाम को ठोस फजला या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंतजाम के अमल से निपटने के लिए बहुत ज्यादा अमली इकदाम करने की जरूरत है, क्योंकि हलफनामे के मंदरजात वाज़ेह तौर पर कागजों तक ही महदूद हैं। यानी माजी में उठाए गए इकदाम पर बेंच ने नाराजगी का भी इजहार किया। वहीं अदालत ने हल्फनामे में मुशाहिदा किया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हवाला देते हुए बताया गया कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लान को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कवानीन और ज़िमनी कवानीन के मुताबिक लागू किया जा रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों ने ठोस कचरे को जमा करने, अलग थलग करने, जखीरा करने और नकलो हमल और ठिकाने लगाने का भी काम किया है। ताहम अदालत की जानिब से इस मामले पर अगली समाअत 10 नवंबर को की जाएगी, जब मुतलकीन की जानिब से भी अपना जवाब हलफनामे की शक्ल में दायर किया जाएगा। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी कि अदालत से भी एक तरह से फटकार ही कहा जा सकता है, क्योंकि सिस्टम नहीं है। तो जिस पर सवाल पूछा गया था कि इंतजामिया क्या कुछ कर रही है, इस पर अदालत कम से कम मुदाखलत करके वो इस पर जवाब दे और अदालत की तरफ से हुकूमत से पूछा जाए उसके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या है, और कहीं वबाई मर्ज का शिकार आने वाले वक्त में फिर तो लोग नहीं बनेंगे। आबी ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो गया है, और ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है इंतजामिया के पास, जिसके बाद अब देखेंगे हुकूमत क्या कर रही है, जवाब वो भी दिया जाएगा। फिलहाल जो कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से जो जवाब था उसकी वजाहत भी अदालत के अंदर ज़रूर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा चीन के हवाले से करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले चूंकि चीन के अंदर 20वीं कांग्रेस शुरू हो गई है, यानी वहां की एक कॉन्फ्रेंस होती है, 5 सालों बाद ये हर बार होती है। चीनी सदर शी जिनपिंग तीसरी मरतबा अपनी मुद्दत का आगाज करने की तैयारी में है, क्योंकि ऐसा पहली मरतबा होगा जब कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस की 20वीं कांग्रेस की जो तैयारी थी, उस मौके पर तीसरी मरतबा किसी सदर की हैसियत से शी जिनपिंग इक़्तिदार संभालेंगे। 2012 के बाद मुसलसल चीन के अंदर जिम्मेदारी संभाले हैं और आज एक नई जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। जहां नाजरीन बात करेंगे, जहां आज शी जिनपिंग बाज़ाब्ता तौर पर तीसरी बार जो है
सदर बनने की तैयारी कर रहे हैं और इस सिलसिले में वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर चीन के हर सूबे से तकरीबन 2300 मंदुबीन को आज बीजिंग के लिए वो आज इस तकरीब में शामिल होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं और तकरीबन 10 बजे के करीब इसकी इफ्तिताई तकरीब होगी। इफ्तिताई तकरीब के दौरान शी जिनपिंग जो है वो खिताबी करेंगे, जहां पर 2300 मंदुबीन मुख्तलिफ सूबों, जो हर एक सूबा चीन का है, वहां से हर एक को वहां पर इस चलिए खबर हम आपको चीन से बता रहे हैं, जहां पर शी जिनपिंग ने आपसे थोड़ी देर पहले खिताब किया है। 20वीं कांग्रेस है और कम्युनिस्ट पार्टी जिसका बड़ा रोल चीन की सियासत में रहता है। और आज की जो 20वीं कांग्रेस है, हर 5 वर्ष बाद ये प्रोग्राम होता है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया भर की नजरें चीन पर सिर्फ इसलिए नहीं है कि चीन का आगे का जो 5 साल का क्या सिस्टम रहने वाला है, कैसे पूरा निजाम चलेगा, बल्कि पड़ोसी ममालिक पर भी नजर है कि खित्ते के अंदर जो सलामती है, अमन है, या फिर जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं एक दूसरे के साथ, और एक तरह की कशीदगी भारत के साथ सरहदों पर, उन तमाम चीज़ों पर भी ये फैसले किस तरीके से असरअंदाज होंगे, ये कुछ बड़े सवालात हैं। दुनिया भर से जो मंदुबीन हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, इस बार भी हैं, और इस प्रोग्राम का हिसाब से थोड़ी देर पहले चूंकि खुद उनने इफ्तिताह किया है। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो चीफ होता है वो एक बड़ी जिम्मेदारी उसकी मानी जाती है, जो फैसले लेने के इख्तियारात रखता है। और 2012 में जब पहली बार शी जिनपिंग ने इक़्तिदार संभाला था तो उनकी टर्म ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो सकती थी वहाँ के कवानीन के मुताबिक, लेकिन इस बार जो एक्सटेंशन उन्हें मिलने जा रही है, और खबर है चीनी मीडिया के हवाले से कि लगभग उन्होंने अब इक़्तिदार एक तरह से संभाल ही लिया है। रहमत कलीम हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हैं। रहमत, क्या जानकारी मिल रही है बीजिंग के अंदर, क्या हलचल हुई है, और ये जो फैसले अभी हो रहे हैं, खबर है कि तीसरी मरतबा वो एक बार फिर कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। शी जिनपिंग के बैठने से आसपास पड़ोसी ममालिक में या अमेरिका तक भी इसकी कुछ भनक सुनाई देगी, या इस बार कुछ वही पुराना सिस्टम चलने वाला है? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी की जाने से, दरअसल फैसला इसीलिए लिया गया है कि जो खित्ते की सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में अभी चीन फंसा हुआ है, चाहे वो हांगकांग का मामला हो या ताइवान का मामला हो, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते हो या अमेरिका के साथ टकराव हो, इन तमाम सूरत हाल में जिस तरह से चीन फंसा हुआ, उसमें अभी तक के जिस लीडर ने आगे बढ़ करके चीन को संभाला है या चीन को डिफेंड किया है या चीन को आगे बढ़ाया है, और उसमें शी जिनपिंग का नाम सबसे आगे है। और शी जिनपिंग ने एक होशियारी ये भी की कि कम्युनिस्ट पार्टी में अपने बराबर में किसी को आने नहीं दिया, अपने बराबर में किसी ऐसे लीडर को आने नहीं दिया जो आइंदा चल करके उनका या फिर उनके मुकाबले में आ सके या फिर उनके बराबर में आ सके। तो ऐसा कोई चेहरा था भी नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के सामने इस वक्त, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने न चाहते हुए, दोनों मजबूरियों को देखते हुए, एक तो ऐसा कोई कद्दावर लीडर, ऐसी कोई शख्सियत, ऐसा कोई नेता जो चीन को उसी अंदाज में आगे ले जाए जिस अंदाज में शी जिनपिंग अब तक के ले जाते रहे हैं, और दूसरा ये कि जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, इस सिचुएशन को देखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से जो फैसला किया गया है वो शी जिनपिंग के हक में है। हमने देखा कि जैसे ही ये खबर मिली और फैसला हो गया पार्टी की जानिब से कि अगले 5 जनवरी 2027 तक के करीब चीन की क़यादत करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा के तौर पर, तो वैसे ही जब आज इफ्तिताही खिताब हो रहा था, इफ्तिताही खिताब में हमने पहला जो 1 मिनट के उनके भाषण का आगाज जहां से होता है, 1 मिनट देखिए तो उसी में हांगकांग और ताइवान का जिक्र आ जाता है। जाहिर सी बात है, जिस मुद्दे पर इस वक्त चीन फंसा हुआ है उसमें अगर कोई आगे ले जा सकता है, इसी कश्ती को आगे कोई साहिल तक ले जा सकता है तो वो शी जिनपिंग ही है। और इस भरोसे के तहत बाज़ाब्ता तौर पर 5 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और 5 साल तक के बाज़ाब्ता तौर पर जो उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि आने वाला 5 साल जो सोशल वेलफेयर के, सोसाइटी के हिसाब से जो कल्चरल जो चेंजिंग आ रही है, जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, इस ऑर्डर को चेंज करने के दौरान चीन का रोल अहम होने वाला है और इसमें चीन अपनी भूमिका निभाता नजर आएगा। साथ ही साथ हांगकांग पर बात कर दी उन्होंने, सिचुएशन ये भी बताया कि इस वक्त जो दुनिया में सब एक ऐसे दौर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर सिर्फ जंग है, सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बगावत है और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ क्या कहते हैं उकसाने की कोशिश के साथ साथ जो नेचर है उसके तकाज़ों को कहीं ना कहीं भूलता हुआ नजर आ रहा है। ये ओपनिंग रिमार्क्स बता रहे थे कि आगे का मंसूबा क्या है। आगे का मंसूबा साफ तौर पर यही है कि जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो ब्लॉकिज्म का दौर चल रहा है, उस दौर में चीन एक नए रोल के तौर पर अपने आप को आगे पेश करेगा। और शी जिनपिंग पहले ही से प्लानिंग बाज़ाब्ता तौर
पर कर चुके हैं। उनका रोड मैप बहुत पहले से तैयार है। तभी हमने देखा कि चाहे वो हांगकांग का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो या फिर LAC का मामला हो, इन तमाम मामलों में बाज़ाब्ता तौर पर उनका टू द पॉइंट स्टेप रहा है पहले दिन से। और वो स्टेप गलत हो या सही, ये बात की बात हो, लेकिन वो अपने स्टेप पर कायम रहे हैं और आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ उनकी ठनी हुई है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन चीनी कंपनियों पर पाबंदी लग रही है, चीन के नेताओं पर पाबंदी लग रही है। उसके बावजूद अगर चीन को इस मकाम पर अमेरिका के मुकाबले में लाया हुआ है, अमेरिका के मुकाबले में खड़ा रखा हुआ है, रूस को अपना दोस्त बनाया हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को ये सारा क्रेडिट जाता है। और ऐसे सिचुएशन में इतनी बड़ी हुसूलियाबी के लिए अगर चीन की सदर शी जिनपिंग को 30 मरतबा जिम्मेदारी दी गई है, तो इसमें बहुत ज्यादा सवाल उठाने की इस से भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो चीन को जरूरत है वो शी जिनपिंग की जरूरत है। जाहिर सी बात है, वहाँ का जो पॉलिटिकल क्राइटेरिया, ये शर्तें हैं 2 साल 3 साल उसके बाद दूसरे चेहरे को लाना है, ये शर्तें शी जिनपिंग ने पहले दिन ही तोड़ दी थी और पहले दिन ही बाज़ाब्ता तौर पर यह मनसूबा बनाया था जिस तरह से रूस में व्लादिमीर पुतिन ने बनाया। वहां भी कुछ ऐसा ही कानून था, ऐसा ही ज़ाब्ता था कि पॉलिटिकल रहनुमा होने के नाते आप चीफ टपक के रहेंगे, आपकी एक मुद्दत कार होगी, उस मुद्दत कार के आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रूस में भी हम देख रहे हैं कि तीसरा टर्म बाज़ाब्ता तौर पर उनका चल रहा है और अब चीन के अंदर भी तीसरा टर्म चल रहा है। तो अब पॉलिटिकल पार्टियां जो ग्लोबल लेवल पर हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े मालिक हैं, उन पार्टियों के जो ज़ाब्ते हैं वो खुद तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तीसरे दिन दूसरे दिन ग्लोबल ऑर्डर बाज़ाब्ता तौर पर चेंज हो रहा है। और ऐसे में किसी भी मुल्क के लिए स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मुल्क स्टेबल रहेगा और ग्लोबल लेवल पर उनकी एक पहचान रहेगी, एक उसकी धाक रहेगी, एक उसकी जरूरत रहेगी दुनिया को, तो उस जरूरत के हिसाब से बाज़ाब्ता तौर पार्टियों ने अपने रोड मैप को चेंज किया, अपने कानून तोड़े और इसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि आज तीसरी बार बाज़ाब्ता तौर पर शी जिनपिंग को ठीक है। रहमत, एक चीज और चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, शी जिनपिंग के आने से होगा क्या? असल सवाल तो दुनिया का ये है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, लेकिन चीन में जब हम देखते हैं तकनीकी तौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है, फौज उसका मुसल्ला विंग तस्वूर होती है और इसलिए उसे पीपल्स आर्मी भी कहा जाता है और इसकी सरबराही भी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनके पास रहती है। तो क्या सिर्फ जनरल सेक्रेटरी के अलावा बतौर सदर वो काम करेंगे, एक पुतले के तौर पर हम उनको देखें, या वाकई में इतना उनके पास इख्तियार होगा कि वो ग्लोबल ऑर्डर में जो तब्दीली होगी, चीन का एक बड़ा रोल होगा, उस रोल को सही तरीके से शी जिनपिंग प्ले कर पाएंगे, या सिर्फ आप देखेंगे कि एक मूर्ति की हैसियत से वो काम करेंगे यहाँ पर? नहीं, एक स्टेचू के हैसियत से नहीं, बल्कि जिस काम के उन्हें रखा गया है वो एक्टिव मोड में ही रखा गया है। बात है, अब चूंकि ये तीसरे टर्म के बाद चौथे टर्म की गुंजाइश किसी तरह से नहीं बनती है। जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो उसूल जाते हैं, देखिए तरमीम करके देखिए, किसी भी तरह से जो चोर दरवाजे थे या चोर दरवाजे से निकल कर अब रोशन, तो ये सारे रोशन अब यहाँ पर आकर के तीसरे टर्म के आने के बाद के खत्म हो जाते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है जनरल सेक्रेटरी का जो रोल होता है वो अब आइंदा 5 साल के लिए इसलिए भी बढ़ जाता है कि वो 5 साल बाद वही वो रहनुमा होंगे और कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करेंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है शी जिनपिंग को स्टेचू नहीं बनाया जाएगा, स्टेचू बन के वो नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने उसी पोजीशन में रहो, उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ चीन को आगे ले जाने के लिए और चीन के स्टैंड को दुनिया के सामने रखने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनके पास आखिरी मौका होगा। इसके बाद वो ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाएंगे, बस बैठ करके देखेंगे चीजों को, उसके बाद सूरत हाल बदलेगी, वहां पर उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये 5 साल उनके लिए क्रूशियल इसलिए भी है कि उनके आखिरी 5 साल होंगे पॉलिटिकल करियर के। उसके बाद उनके फिर से इक़्तिदार में आने को भारत, पाकिस्तान, चीन कैसे देखेंगे? क्योंकि खित्ते में भी सिक्योरिटी चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, सरहदों पर तनाव है और जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि हथियारों की दौड़ में ये तमाम मालिक आगे हैं। जिस तरीके से कल बयान चीन का अमेरिकी सदर का आया, उस पर पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि IMF से इस बार जो मदद मिलेगी वो उससे मजीद हथियार खरीदेगा। तो इस सारी डेवलपमेंट्स को, इनको पॉजिटिव देखें या नेगेटिव देखें, और चीन के इस रोल को खित्ते के अंदर कैसे रीड करेगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या आसपास के जो मालिक हैं? जी देखिए, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 21वीं सेंचुरी है वो 21वीं सेंचुरी एशिया की सेंचुरी होने वाली है। ये चीज चीन भी जानता है, ये चीज हिंदुस्तान भी जानता है। जाहिर सी बात है, एशियाई ममालिक में अगर देखें तो चीन और हिंदुस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे से आगे पीछे हल्के फुल्के हैं। ऐसे में लीडरशिप की बात सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वजह है कि हम देख रहे हैं कि LAC का मुद्दा कई सालों से, कई महीनों से बाज़ाब्ता तौर पर हल नहीं हो रहा है। इसकी वजह भी यही है कि दोनों मुल्कों की अपने अपने शर्तें
हैं, ये कोई भी मुल्क बाज़ाब्ता तौर पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ से जो लड़ाई होगी खित्ते के अंदर, वो लीडरशिप की लड़ाई होगी। जो मौके हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर वक्त है, वो एशिया का वक्त है। एशिया के अंदर मौके की कमी नहीं है और दुनिया भली भांति इसको जानती है और बहुत अच्छी तरह से समझती है। अब हम देखेंगे, चूंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले से ठीक ठाक हैं, चीन के दोस्ताना रिश्ता रहा है, लेकिन चीन ने जिस अंदाज में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर किया है, उसके बेनिफिट्स कैसे मिले, इस पर गौर है। दूसरा ये कि हिंदुस्तान को डाउन कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को बराबर में ला करके दोस्ती का हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ते हैं तो किसी भी वक्त वो आगे बढ़ करके लीडरशिप के दौड़ में आगे निकलकर कामयाब हो जाएगा। ये चीन की अंदरूनी पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत काम करते हुए जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे और यही वजह है कि हम पहले दिन से देख रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में दिलचस्पी तेजी से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अनऑफिशियली जो मीटिंग्स हो रहे हैं, अनऑफिशियल जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, अनऑफिशियली जो बाज़ाब्ता तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं चीन की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, तो ये सारे चीजें इस तरफ इशारा है कि चीन एक तरफ जहां पाकिस्तान को अपने साथ रखा हुआ है, दूसरी जानब अफगानिस्तान को भी अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने कंट्रोल में हो गया तो फिर हिंदुस्तान के पास क्या भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बचेगा? इन मुल्कों से क्या होने जाने वाला, कुछ नहीं। जो बड़े ममालिक हैं उन टॉप के अगर 4-5 की बात करें तो यही 4-5 ममालिक है और इनमें से 3 अगर चीन के साथ है तो फिर आप समझ सकते हैं कि एशिया की लीडरशिप का मामला कहां तक पहुंच रहा है और किसके हस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फोकस कहीं ना कहीं ये लीडरशिप पर है और जब लीडरशिप होगी तो जाहिर सी बात है वो अपने इशारे पर एशिया के इन मुल्कों को नचाएगा और एशिया की जो एनवायरमेंट है या एशिया का जो फ्यूचर है उसी हिसाब से वो डिजाइन करेगा। बहुत शुक्रिया रहमत तमाम बातचीत के लिए और ये बताने के लिए कि चीन के अंदर बदलते निजाम से आसपास के हिस्सों में या खित्ते के अंदर क्या इस पर फर्क पड़ने वाला है, इस पर आगे भी हमारी नजर रहेगी। जैसे वो ऑफिशियली खबर है कि चीन में, क्योंकि आज ही उनने इक़्तिदार जब संभालना है तो उसके बाद आगे का जो प्लान है वो क्या कुछ रहने वाला है और कैसे प्रोग्राम शुरुआत होती है, कैसे इस बार तीसरी बार ये, क्योंकि शी जिनपिंग पहले ऐसे लीडर हैं या पहले ऐसे सदर हैं जो तीसरी टर्म में एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं चाइना के, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको बताएंगे और चीनी मीडिया भी जो कुछ बता रहा है उसको भी कोट करके आपके सामने रखेंगे। वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, उस पार कुछ और खबरें और लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे।